हेलो स्टूडेंट, हमने आज तक पार्ट 1 और 2 किया है ज्योग्राफी का। आज हम आपकी क्लास का पार्ट 8 इतिहास यहां से आपकी स्टार्ट होती है, जिसका नाम है कहां, कब तथा कैसे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहां, कब और कैसे। मतलब क्या, कौन सी घटनाएं कहां, कब और कैसे घटी, उनके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप सब ये तो जानते होंगे कि हमारा जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल और मध्यकाल आप 6ठी और 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। अब 8वीं कक्षा में आपका आधुनिक काल आएगा। अच्छा, आधुनिक काल आप कब से मानते हैं, बताइए। आधुनिक काल आधुनिक काल बेटा, हम मुगल सम्राट जो औरंगजेब हुए थे ना, हमारे मुगल सम्राट औरंगजेब, आप जानते भी होंगे उनको, उनका नाम भी आपने सुना है। उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद के समय से लेकर और आज तक के काल को हम आधुनिक काल जानते हैं। उनकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, और हम 18वीं शताब्दी से, जो उनका तब तक प्रारंभ हो चुका था 18वीं शताब्दी, जब उनकी मृत्यु हुई तब कौन सी शताब्दी प्रारंभ हो चुकी थी? 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी से लेके अब तक के जो काल है उसको हम आधुनिक काल मानते हैं। अच्छा, आधुनिक काल का मतलब क्या है? आधुनिक काल का, कि आधुनिक काल, हमने इस काल को आधुनिक काल क्यों माना? इस काल को हमने आधुनिक काल इसलिए माना क्योंकि जो भी हम घटनाएं करते हैं ये प्रगति का काल है। इसको हम अपना जो जागरूकता का काल भी हम इसको कह सकते हैं, आधुनिक काल को। क्योंकि जब इस काल का प्रारब्ध हुआ था तो पूरे विकास में, मतलब पूरे विश्व में विकास में तेजी आई है। पूरे विश्व में अनेक परिवर्तन भी हुए हैं, उनके विचारों में, उनके काम के करने के तरीके में, और उनके जो लोगों के संपर्क में जो आए हैं। देखो, जब 18वीं शताब्दी में हमारे पास, आधुनिक काल में हमने बहुत कुछ सहा भी है बेटा। हमारे 18वीं शताब्दी में बहुत कुछ उथल पुथल भी हुआ है हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में। क्योंकि देखो, पहले मुगल साम्राज्य का हमारे ऊपर क्या था? मुगल साम्राज्य ने शासन किया। उसके बाद हमारे देश पे, भारत में विदेशी लोगों का आगमन स्टार्ट हो गया। डच लोग आए, पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश आकर तो यहाँ आकर ही बस गए। ब्रिटिशों ने तो यहाँ आकर के भारत की धन संपदा को देखा और यहाँ की संस्कृति को देखा, तो उनको इतना भा गई कि उनका यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। उनको अपने आधिपत्य, उन्होंने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर दिया, और भारतीय लोगों का बहुत शोषण किया। और जो भारत की जो हस्तकला थी, जो हाथों जो काम करते थे भारतीय लोग, हाथों से जो काम करते थे या जो व्यापार करते थे, और जो हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हमें ना बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया बेटा। बहुत ज्यादा, मतलब हमारा इतना शोषण किया कि हम उस दुख से, उन घटनाओं से आज तक हम उभरकर, बहुत मुश्किल से उभरकर, अभी उभरना स्टार्ट हुआ है उसका। लेकिन उस समय में देखो, यही नहीं था कि उन्होंने सिर्फ हमारा शोषण भी किया। उन्होंने शोषण तो किया, हर तरीके से हमारा शोषण किया, लेकिन उस काल में थोड़ा थोड़ा अच्छे काम, चाहे उन्होंने अपने लिए किए, क्योंकि उन्होंने अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए रेल को चलाया, या फिर अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा चलाई, या फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वो जो पढ़ाना शुरू किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया था। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी जो सत्ता थी उसको साबित करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। लेकिन भारतीय जैसे जैसे शिक्षित होते गए, उन्होंने ब्रिटिशों का सामना करना स्टार्ट कर दिया, और उसके महात्मा गांधी जी और राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए बेटा जिन्होंने मिल करके हमारे भारत को
ब्रिटिशों से आजाद करवाया और 15 अगस्त 1947 को आखिरकार हमारे भारत को आजाद करवा लिया। उसके बाद आधुनिक काल में दो बातें और आती हैं। क्या आती हैं कि हमें जो जानकारी मिली है कि हमारा इतिहास कैसा था, ठीक है, और हमारे जो आधुनिक काल, मध्यकाल या प्राचीन काल कैसा था, वो क्या था, कैसे हमें पता चला, किन कारणों से हमें उनका पता चला कि हम आधुनिक मतलब पहले हमारे ये इतने सारे साहित्यकार हुए हैं और ये हमारे मतलब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ आए थे, वो कैसे थे, उनके क्या क्या नाम थे, वो भी तो हमें जानने के लिए हमें पता तो होना चाहिए। हमें पता कहाँ से चला? तो उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक श्रेणी थी साहित्यिक स्रोत और दूसरा था हमारा पुरातात्विक स्रोत। क्या था? पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम किसको मानते हैं? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वो सभी हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी हुई, हस्तलिखित या छपी हुई जो सामग्री थी, हाथों से लिखी हुई या छपी हुई जो सामग्री थी, उस काल में इसी समय में इसका हस्तलिखित का निर्धारण काल के समय में ही रची गई थी। और इसमें साहित्यिक स्रोतों में हमारे जो थे वो पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, और नियमावली तथा सरकारी दस्तावेज। नियमावली तथा सरकारी दस्तावेज। इनके कारण हमें अपने साहित्यिक स्रोत मतलब अपने कैसा हमारा लेखन काल था, कैसा हमारा इतिहास था, उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। तो इनको अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पुस्तकें। पुस्तकों में क्या है बेटा कि शिक्षा के प्रसार के साथ अनेक लोगों ने लेखन कार्य भी किया। यह तथ्यात्मक भी था और काल्पनिक भी था, गद्य भी था और पद भी था। तथ्यात्मक में हमारा जो है वो, और काल्पनिक, देखो काल्पनिक लोग बहुत पहले से ही हुए। यही नहीं कि आप लोग ही काल्पनिक हो, आप ही कल्पनाओं में जीते हो। काल्पनिक लोग, काल्पनिक कल्पना करने वाले बहुत पहले मतलब हर युग में कल्पना करने वाले, हर एक तीसरा इंसान कल्पना करने वाला आपको मिलेगा। पुस्तकें किसी काल विशेष के इतिहास की जानकारी था उसके निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण एवं विश्वस्त स्रोत है। इस काल के लिए उपलब्ध पुस्तकें विभिन्न विषयों जैसे चिकित्सा के बारे में, तकनीक, अभियांत्रिकी, गणित, साहित्य, इतिहास, संगीत, नृत्य, नाट्य कला इत्यादि पर आधारित है। इनमें से कुछ पुस्तकें जो कथा साहित्य पर हैं वो प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद द्वारा, जिसमें उन्होंने कहानियों के माध्यम से हमें कहानियों के माध्यम से और उपन्यास के द्वारा हमें बताया है, हमें सिखाया है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार और पत्र और पत्रिकाओं में देखिए क्या है हमारा, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। छपाई यंत्रों के विकास के कारण इस काल में के अंग्रेजी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं के निर्धारण के समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित हुए हैं, क्योंकि समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के द्वारा उस काल के मध्य घटित हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण हमें मिलता है कि मतलब उस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी,
उस टाइम के, जो आज भी आप जब भी आप समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ते हो तो इस समय में जो भी घटनाएं घटती हैं वो आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस टाइम पे किसके माध्यम से ये सारी घटनाएं घटी। तो सेम ऐसे ही पहले भी जो हमारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी वो भी इसी तरीके से हमारे जो उनके मध्य जो घटनाएं घटती थी वो उनको समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छाप देते थे। तीसरा है हमारा विधि तथा सरकारी दस्तावेज। विधि तथा सरकारी दस्तावेज, इसमें बेटा इस काल में ब्रिटिशों द्वारा बहुत से कानून पारित किए गए थे। उनमें था कि कुछ कानून ब्रिटिशों द्वारा किए गए अत्याचारों था, कुछ कल्याणकारियों के थे जो उनके द्वारा किए गए थे। उनके जीवंत परिणाम है तो वर्नाकुलर का प्रेस एक्ट 1878 तथा लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट जो 1823 में हुआ था। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यों को भी बहुत से दस्तावेज बनाने की आवश्यकता पड़ी जो अपराध, जो कर व पत्राचार से संबंधित है। इसके पीछे एक और कहानी है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार क्या थी, ब्रिटिश जो सरकार थी उसको किसी पर भी विश्वास नहीं था। वो किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने अपने उस काम को अंजाम देने के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया कि वो मतलब किसी पर भी कोई उनको धोखा न दे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि दस्तावेज बनवाने स्टार्ट करते कि जो भी आप काम कर रहे हो वो आप लिखित में हमें देंगे। और एक दो से नहीं कि आप सिर्फ एक को ही काम सौंप दिया, नहीं, वो ऐसा काम 3 से 4 लोगों से करवाते थे और फिर लास्ट में जाकर के उनकी मैच करते थे। और सबके सब दस्तावेज अगर मैच होते हैं तो मतलब वो समझते थे कि हमारे साथ किसी ने धोखा नहीं किया, लेकिन अगर और तब जाकर ही वो उसके ऊपर विश्वास करते थे। इसी कारण हमें, और वही हैबिट, वो दस्तावेज बनाने की हैबिट जो है, आदत जो, वो तभी से स्टार्ट हुई है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही हमारे अंदर ये दस्तावेज बनाने की जो दस्तावेज बनाने हमने शुरू किए हैं। और ये हमें उस काल के बारे में विस्तृत जानकारी भी देते हैं, क्योंकि दस्तावेज क्या होते हैं जो हम जो लोगों द्वारा बनाए गए हैं, ये ब्रिटिश सरकार नहीं बनाती थी, खुद से नहीं बनाती थी, लोगों द्वारा बनवाती थी और उन पर हम विश्वास कर सकते थे कि ये हाँ जो दस्तावेज है वो सही और सटीक भी हैं। उसके बाद है विविध साहित्यिक स्रोत। कुछ विविध साहित्यिक स्रोत भी हुए हैं। विविध साहित्यिक स्रोत इस समय के लोगों द्वारा किए गए व्यक्तिगत पत्राचार भी सूचना के मुख्य स्रोत हैं। जैसे पत्राचार जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए, जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्राचार लिखे, जो पत्र लिखे। अन्य मुख्य स्रोतों में फिल्में हैं जो उस समय के लोगों का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। कुछ संस्थानों द्वारा व्यवस्थित किए गए पत्राचार तथा दस्तावेज जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस समुदाय था, इतिहास के पुनर्निर्माण के उपयुक्त स्वरूप के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भी हमें इतिहास के बारे में, जिनसे भी हमें इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। तो सेकंड है हमारा पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत हमारे आते हैं, सबसे पहला है इमारतें तथा स्मारक। इमारतें तथा स्मारक, इसमें क्या होता था, आधुनिक काल में निर्मित अधिकांश इमारतें जो हैं, जो उन्होंने अपने काम के लिए बनवाई थी, अपने लिए, उनको रहने के लिए, अपना काम स्टार्ट करवाने के लिए जो भी ब्रिटिश सरकार ने स्मारक या इमारतें बनवाई, वो आज भी अच्छी अवस्था में है और हम उनका भ्रमण भी करते हैं। जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, इन सभी इमारतों व स्मारकों को उस काल के लगभग सभी मुख्य नगरों में देख सकते हैं। आज भी वो उतनी ही अच्छी अवस्था में है जितनी अच्छी अवस्था में उनको बनाया गया था। वर्तमान भारत में अधिकांश सरकारी कार्यालय उस समय निर्मित की गई इमारतों से ही अपने कार्य संचालित करते हैं। मतलब उस समय जो इमारतें बनाई गई थी उनको आज के आधुनिक काल में, अब के काल में हम सरकारी कामकाज के, सरकारी कार्यालय के भी लिए उनका हम उपयोग करते हैं।
इन इमारतों में जो ब्रिटिश काल में बनवाई गई थी वो है कोलकाता का फोर्ट विलियम सेना कमांड का कार्यालय। जो देखो कोलकाता उस ब्रिटिश सरकार ने क्या बनवाया था, फोर्ट विलियम बनवाया था, जो उन्होंने जो आज हम सेना के कमांड का कार्यालय हम उसको यूज करते हैं कोलकाता में है। जो सेकंड है हमारा सिक्के तथा कलाकृतियां। देखो सिक्के और कलाकृतियां भी हमें इतिहास को बताने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि सिक्के सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। जो उस समय अपने देश पे जिस भी देश पर राज कर रहा होता है वो अपने अकॉर्डिंग उस तरीके के सिक्के बनवाता है और चित्रकारी करवाता है जो उसको पसंद होती है। सेम ऐसे ही सिक्के में जैसे उस समय में कौन सी धातु उपयोग की जाती थी, क्या जैसे आजकल आप लोहे के सिक्के और पेपर के जो नोट है वो यूज करते हो, लेकिन उससे पहले आपने देखा था तांबे के भी चलवाए थे, कांसी के भी चलवाए थे, चांदी के भी, सोने के भी सिक्के। मतलब जिस टाइम में जो धातु सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी उस टाइम में उसको उसी धातु से उन सिक्कों को गढ़ा जाता था, बनाया जाता था, और वो उस काल की शासन की संपन्नता को दर्शाती है। ठीक है। और सेम ऐसे चित्रकला और मतलब कलाकृतियां भी हैं जिनमें चित्रकला सबसे अहम भूमिका निभाती है। चित्रकला कैसे अहम भूमिका निभाती है कि उस टाइम पे जो भी हम वेशभूषा पहनते हैं और रहन सहन जो है हमारा, वो एक हम चित्र के द्वारा उसी दौरान के जो वेशभूषा है उसी के रूप में हम उसको उतारते हैं। तो हमें एक बार हमने इतिहास का मोटा मोटा हमने पढ़ा है, तो हम एक बार दोबारा फिर से जान लेते हैं कि आधुनिक काल, हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन सा? मध्यकाल, प्राचीन काल और आधुनिक काल। और अब 8th क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल 2 चीजों से, मतलब हमारा जो इतिहास है 2 बातों से सबसे ज्यादा हम उनको पहचान सकते हैं। इतिहास के बारे में हम सारी स्ट्रिक्ट जानकारियां किन 2 माध्यम से ले सकते हैं? एक तो साहित्यिक स्रोत से और एक दूसरा है पुरातात्विक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत में हम पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सरकारी दस्तावेज और साहित्यिक स्रोत भी हमारे हैं। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत है उनमें है इमारतें तथा स्मारक, सिक्के तथा कलाकृतियां। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिए, और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए मुझे। थैंक यू।